नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर सक्सेस विद एक्सीलेंस आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और संविधान की क्लासेस में आगे बढ़ते हुए अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। हमने इससे पूर्व भारतीय संविधान कैसे बना एवं भारतीय संविधान के भाग 1, 2, 3, 4 से लेकर भाग 5 में केंद्र की व्यवस्थापिका और केंद्र की कार्यपालिका, साथ में राज्य की कार्यपालिका के विषय में पढ़ा। संसद और राज्य के विधानमंडल कैसे कार्य कर रहे हैं उसके विषय में हमने ज्ञान अर्जन किया। अब आगे हम बढ़ते हैं। अभी देखते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान संशोधन का। संविधान संशोधन के विषय में जानना आवश्यक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं और इसके पश्चात हम न्यायालय की न्यायपालिका की ओर बढ़ जाएंगे आगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप पढ़ते रहिए। बहुत सारे एग्ज़ाम्स, बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं, बहुत क्रूशियल टाइम है अब, तो इसे आप वेस्ट नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। संविधान के संशोधन के लिए हमारे संविधान में एक बहुत ही विस्तृत प्रक्रिया, विस्तृत वर्णन दिया गया है। जो प्रक्रिया है और किस भाग में दिया गया है, भाग 20 के अनुच्छेद 368 के तहत। यह किस देश के संविधान से दिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहित है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहित, यह भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, यह सब आपको दिखाया था हमने। ठीक है, संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों है। संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ 1950 में, 1949 में तैयार हो गया था, 1950 में लागू हुआ। तब से आज 2022 का समय है, लगभग 72 साल बीत चुके हैं। तो 72 सालों में कई चीज़ें बदलती हैं, बहुत सी नई चीज़ें आती हैं, बहुत पुरानी चीज़ें यूजलेस हो जाती हैं। तो उस समय जो संविधान वेत्ता थे, संविधान निर्माता थे, उन्होंने सोचा संविधान संशोधन देना आवश्यक है, जिससे संविधान की व्यापकता बनी रहेगी। समय समय पर जो संशोधन होते हैं, परिस्थिति, आवश्यकता और सामाजिक गतिशीलता के साथ सामंजस्य स्थापित होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, लिखित संविधान में अगर संविधान संशोधन नहीं दिया हुआ है तो लिखित संविधान एक प्रकार से अधूरा है। यह शब्द हैं महान संविधान वेत्ता श्री गार्नर महोदय के। श्री गार्नर महोदय कहते हैं कि अगर किसी भी लिखित संविधान में संविधान संशोधन नहीं दिया हुआ है, संविधान संशोधन की कोई प्रक्रिया नहीं है, तो वह संविधान अधूरा है। संविधान संशोधन के भी कई प्रकार होते हैं। एक साधारण बहुमत से अगर संविधान संशोधित हो जाए तो उस संविधान को क्या बोलते हैं, बहुत ही लचीला संविधान बोलते हैं। और एक होता है विशेष बहुमत, और जो राज्य होते हैं उनकी स्वीकृति, उससे जो संविधान संशोधन होता है वो बहुत ही कठोर होता है। ऐसे संविधान को बहुत ही कठोर संविधान बोलते हैं। इस प्रकार का संविधान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, इसीलिए वहाँ पर मात्र 10 से 12 संविधान संशोधन आज की डेट तक हो पाए हैं, जबकि भारत में 100 के ऊपर संविधान संशोधन हो चुके हैं। आपको जब क्लासेस ख़त्म करेंगे उसके बाद हम संविधान संशोधन के बारे में पूरी लिस्ट देंगे। जो जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है आपके प्रश्न पत्रों में आए हुए हैं और आगे आने की संभावनाएं हैं, वह सब हम आपको देंगे। साथ ही आपको यह सूचित करना चाहेंगे कि पेट का एग्ज़ाम सिटी आप लोग देख लीजिए, अपना एडमिट कार्ड्स आ गए हैं, बहुत दूर दूर के परीक्षार्थियों को भेजा गया है, तो आप अपना भी देखते रहिए और उसी हिसाब से तैयारी करिए कि आपको जाना है। प्रिपेयर रहिए पूरा और अच्छे से पेट दीजिएगा। आपको पेट की पेपर में, आपको पेट का पेपर परीक्षा देने में कोई समस्या आ रही है तो आप बिल्कुल कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी, तुरंत मदद की जाएगी आपकी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। हमारे संविधान में जो संविधान संशोधन है उसके लिए कौन सी प्रक्रिया है, हमारा क्या संविधान, हमारा संशोधन कठोर है या लचीला है। तो अभी आपको हमारे संविधान संशोधन की 3 प्रक्रियाओं का वर्णन करेंगे। उसके बाद आप स्वयं में सक्षम होंगे यह बताने में कि हमारा जो संविधान संशोधन है उसके तहत हमारा संविधान कठोर है या लचीला है। ठीक है, तो जो 3 प्रक्रियाएं हमारे यहाँ वर्णित हैं, संशोधन प्रक्रिया, ठीक है, इसमें जो पहली वर्णित प्रक्रिया है यह है साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। ठीक है, यह पहली प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन।
और तीसरी प्रक्रिया जो है यह है विशेष बहुमत और जो राज्य हैं राज्य की विधानमंडलों की स्वीकृति, राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति। तो साधारण बहुमत हमने आपको बताया कि संविधान बहुत लचीला हो जाता है, विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति के साथ संविधान बहुत कठोर हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ दोनों अपनाए गए हैं, ठीक है, हमारे यहाँ दोनों प्रक्रिया हैं और साथ में एक विशेष बहुमत की भी प्रक्रिया जोड़ दी गई है। इस प्रकार हमारे यहाँ क्या है, हमारा संविधान कैसा है, ना तो कठोर है ना ही लचीला है, ठीक है, थोड़ा कठोर और थोड़ा लचीला है। तो हम अपने संविधान को लिखते हैं ना ही बहुत कठोर, क्योंकि इसके अलावा भी हमारे पास प्रक्रिया हैं, तथा ना ही बहुत लचीला, यानी कि मध्यम मार्ग अपनाया गया है, ठीक है। अब 3 प्रकार के संशोधन हैं, ज़रूरी नहीं कि हर अनुच्छेद हर भाग में सारे संशोधन कर दिए जाएं, हर एक संशोधन के लिए एक अलग से प्रक्रिया है। कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनको साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, कुछ ऐसे हैं जिनके लिए विशेष बहुमत चाहिए, और कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में, कुछ ऐसे भाग हैं जिनमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत और राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं साधारण बहुमत द्वारा जो संशोधन है इसके तहत कौन कौन से संशोधन होते हैं। तो अब पहले हम नोट करते हैं साधारण बहुमत के द्वारा। साधारण बहुमत, साधारण बहुमत के द्वारा किस प्रकार के होते हैं। साधारण बहुमत ऐसे हैं जिसमें संसद में जितने सदस्य उपस्थित हैं उनका बहुमत मिल जाए, यानी कि अगर 100 सदस्य 200 सदस्य उपस्थित हैं तो 101 वोट कर दें, ठीक है, आधे से एक अधिक बहुमत हो जाता है। साधारण बहुमत इसे ही बोलते हैं। साधारण बहुमत किस चीज़ के लिए है, अगर किसी नए राज्य का प्रवेश करना हो, नए राज्य का प्रवेश या उसका नामकरण, किसी राज्य का पुनर्निर्माण और किसी भी राज्य का सीमांकन, पुनः सीमांकन करना हो यदि, तो वह साधारण बहुमत से हो सकता है। ये किस अनुच्छेद में आते हैं आप कमेंट के माध्यम में बताइए, हमने आपको यह पढ़ा दिया है। दूसरा क्या होता है, किसी राज्य में जो विधान परिषद होती है, पहले राज्य का विधानमंडल पास करके भेजता है, अभी हमने आपको पिछली कक्षा में बताया है। तो राज्य विधान परिषद अब राज्य विधान परिषद है तो क्या होगा, संसद क्या कर सकती है, या इधर उसका निर्माण करेगी या उसको समाप्त करेगी, ठीक है, या भी साधारण बहुमत के द्वारा होता है, ठीक है। अगला क्या होता है, हमारे जो देश के प्रथम नागरिक हैं एवं देश के महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्ति हैं, जैसे राष्ट्रपति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश, इन सभी के लिए वेतन भत्ते और परिलिप्तियाँ जो भी उनके एक्स्ट्रा अलाउंसेस होते हैं, ठीक, किसका किसका, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और न्यायाधीश महोदयों के लिए क्या क्या इनके लिए होता है, इन सभी के लिए, इन सभी के लिए वेतन भत्ते और इन्हें जो परिलब्धियां मिलती हैं इनमें संशोधन, ठीक है। लेकिन इसमें यह बात ध्यान रखने योग्य है, किसी भी राष्ट्रपति के शासनकाल में उसका वेतन सिर्फ बढ़ाया जा सकता है संसद द्वारा, घटाया नहीं जा सकता। सेम ऐसे राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और न्यायाधीश महोदय के लिए भी है, इनका वेतन घटाया नहीं जा सकता है, तो बढ़ाया ही जाएगा अगर संशोधन होगा। यह चीज़ आप याद रखिएगा, ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा जल्दी। अगला पॉइंट, अगला क्या होता है, जो संसदीय प्रक्रिया का संचालन है एक नियम के तहत होता है। संसद में कोई विधेयक आता है, कैसे जाता है, एक नियम के तहत होता है। कोरम और गणपूर्ति जो आपको बताई थी, कोरम संख्या 1/10 होती है, इसको चेंज करना हो, ठीक है, संसदीय संचालन एंड जो कोरम संख्या होती है, कोरम को ही गणपूर्ति बोलते हैं, ठीक है, इसको साधारण बहुमत द्वारा चेंज किया सकता है। नागरिकता के विषय में यदि कोई प्रश्न आता है तो वह भी साधारण बहुमत द्वारा होता है, ठीक है।
यदि संसद और विधानमंडल के निर्वाचन में कुछ चेंज करना है, वह भी साधारण बहुमत में आता है। ठीक है। साथ ही जो 5th एंड 6th शेड्यूल है, यानी कि 5वीं और 6ठी अनुसूची है, उसमें SC और ST के और साथ में जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनका प्रशासन, क्षेत्रों का प्रशासन, यह भी किस में आता है? साधारण बहुमत द्वारा इनमें चेंज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसद में यदि अंग्रेजी भाषा का यूज़ करना है, भाषा संबंधी प्रश्न, भाषा से एक और चीज़ आएगी आपकी राजभाषा। राजभाषा भी साधारण बहुमत द्वारा चेंज होती है। राजभाषा संबंधी जो अनुच्छेद हैं, राजभाषा का प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, कितना होना है, ठीक है, इस विषय में भी। जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं इनका पुनर्निर्धारण होता है, इसके लिए संसद लाती है, साधारण बहुमत से संशोधित करती है संसद में, परंतु यह जो चुनता है यह चुनाव आयोग करता है। ठीक है, कार्य चुनाव आयोग करेगा, रिपोर्ट चुनाव आयोग संसद को देता है। निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, ठीक है। और साथ में जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं इनके विषय में यदि कुछ बनना है, जो यूटीज़ होती हैं इनके विषय में, ठीक है, ये सभी साधारण बहुमत होते हैं। ये सारे संशोधन जो होते हैं अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाते हैं, ये साधारण संशोधन होते हैं। ठीक है, अब विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा जो संशोधन होते हैं उन संशोधनों के लिए आवश्यक क्या है? विशेष बहुमत किसको बोलते हैं? सबसे पहला प्रश्न तो यही है, विशेष बहुमत किसे कहते हैं? विशेष बहुमत किसे बोलते हैं? विशेष बहुमत वह बहुमत है जैसे जो संसद के दोनों सदनों के जो कुल सदस्य हैं, संसद में दोनों सदनों के जो कुल सदस्य हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा के जो टोटल मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स, इनका 2/3 उपस्थित और मतदान करने वाले जितने भी हैं इनका 2/3 बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए, यानी कि 66.6% लोग अगर राजी होते हैं, ठीक है, तब यह आवश्यकता होती है। ठीक है, संविधान के महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद होते हैं, जो ज़्यादातर उपबंध होते हैं, उनके संशोधन के लिए इसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। ठीक, और इस प्रकार के जो संशोधन होते हैं इनमें राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य होता है, यह भी आपको याद होना चाहिए। इन्हें संविधान संशोधन भी बोलते रहते हैं। ठीक है, वहाँ पर पीछे जो चेंज कर रहे हैं उनमें संविधान संशोधन वर्ड नहीं यूज़ होता है, परंतु यहाँ यूज़ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो तीसरे टाइप का आपको हमने बताया है विशेष बहुमत, और जो सबसे कठोर माना जाता है विशेष बहुमत तथा राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। इस प्रकार के जो संशोधन होते हैं उनके लिए विशेष बहुमत तो चाहिए, जैसे लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थित मतदान करने वाले कुल सदस्यों के 2/3 भाग प्लस जो आधे से अधिक, अभी कितने राज्य हैं हमारे पास? 28 राज्य हैं। 28 राज्यों के जो विधानमंडल हैं, आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल का समर्थन प्राप्त करना होता है, अर्थात आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल यदि अपने यहाँ पारित कर देते हैं तभी इस प्रकार के संशोधन माने जाते हैं। ठीक है, इसमें पूरा अनुच्छेद पास होता है। ठीक है, संविधान संशोधन में इस प्रकार का जो संशोधन होता है विशेष बहुमत द्वारा राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति द्वारा, इसमें संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। साधारण विधेयक में साधारण जो चेंज किया जा रहा है साधारण बहुमत में, यहाँ इनमें अगर गतिरोध होता है लोकसभा राज्यसभा में तो एक संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। संयुक्त बैठक को आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है, इसके तहत जो चेंजेस करते हैं इसमें करते हैं आर्टिकल 54 और 5 में चेंजेस किया जा सकता है। आर्टिकल 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 में इसकी प्रक्रिया। ठीक है,
आर्टिकल 73 में चेंजेस होते हैं। आर्टिकल 73 क्या है? संघ की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार अगर करना है, केंद्र की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार करना है। आर्टिकल 165 अभी आपको पढ़ा था, राज्य की कार्यकारी शक्ति, इसमें अगर कुछ परिवर्तन करना है तब इस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होगी। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ चेंजेस करने हैं, उनके न्यायाधीशों की संख्या में कुछ चेंजेस करना है तब, ठीक है, उनके नियमों में। और भाग 9 में क्या है, आपने पढ़ा हुआ है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन करना है, शक्तियों को जोड़नी घटानी है, तब इस प्रकार का संशोधन की आवश्यकता होती है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। ठीक है। अगला एक और इस प्रकार का संशोधन होता है जो 7वीं अनुसूची होती है, 7th शेड्यूल। 7वीं अनुसूची में जो भी विषय शामिल हैं उनमें यदि कुछ परिवर्तन करना है तब इस प्रकार के संविधान संशोधन का पालन किया जाएगा। साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण है, संसद में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, सबकी अपनी अपनी एक संख्या निर्धारित है, तो उन प्रतिनिधित्व को यदि घटाना है या बढ़ाना है तब इस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होगी। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। ठीक है। और संविधान में यदि कुछ महत्वपूर्ण संशोधन करने हैं तब इस प्रकार की आवश्यकता होगी। ठीक है, संसद की शक्ति और प्रक्रिया में। इस प्रकार जो संशोधन हुए हैं, जैसे 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, जिसमें क्या किया गया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया था। 100वां जो हाल ही में हुआ है, जिससे भारत और बांग्लादेश के बीच में एक भूमि समझौता दिया गया था। कुछ भाग बांग्लादेश के भारत में मिले थे और भारत के कुछ भाग बांग्लादेश को दिए गए थे। 101वां संविधान संशोधन जो बहुत महत्वपूर्ण है, वस्तु एवं सेवा कर, जिसको जीएसटी बोलते हैं। ठीक है। 102वां, 103वां, 104वां और 105वां, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक। अब हमारा यह आज का टॉपिक पूरा हो गया है, संविधान संशोधन। अभी समय है, हम आगे बढ़ते हैं और अब हम न्यायपालिका की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, न्यायपालिका की प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए इसी प्रकार से। आगे अगला टॉपिक शुरू करते हैं, न्यायपालिका। न्यायपालिका में जो हम पहला टॉपिक शुरू करेंगे वो हम पढ़ेंगे उच्चतम न्यायालय। इसे एपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। भारतीय संविधान में, अभी सुन लीजिए आप, बहुत अच्छी चीज़ है। भारतीय संविधान में क्या कहा गया है, संपूर्ण देश के लिए एक एकीकृत न्यायिक व्यवस्था का पालन किया गया है, जिसमें टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसके अंडर में राज्यों में हाई कोर्ट है और फिर जिला स्तर पर कोर्ट्स हैं। ठीक है। क्या एक प्रकार से न्यायपालिका की एकरूपता की स्थापना करती है। एकीकृत न्याय व्यवस्था है, जैसे अलग अलग देशों में न्यायपालिका एकीकृत नहीं है, परंतु यहाँ पर पूरी तरह से एकीकृत है। जो भारत का जो संघीय न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय को पहले संघीय न्यायालय बोलते थे, इसकी स्थापना 1935 के भारत संविधान अधिनियम में की गई है। ये आपको हम पहले बता चुके हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है। ठीक, कहाँ से शुरू होता है, फिर सर्वोच्च न्यायालय जो वर्ड आया, यह 26 जनवरी, जब हमारा संविधान जिस दिन लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 से अब यह सर्वोच्च न्यायालय के रूप में अस्तित्व में आ गया। सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया। ठीक है। और इसने काम कब शुरू किया अपना अस्तित्व में आने के बाद, 28 जनवरी 1950 से कार्य प्रारंभ कर दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश
बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, इसके विषय में अनुच्छेद 124 दो में उपबंध दिया हुआ है। एक मुख्य न्यायाधीश, जिन्हें हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं। वर्तमान में कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ऑनरेबल जस्टिस श्री यू ललित महोदय वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, और जो मुख्य प्रावधान था उसमें 7 अन्य न्यायाधीश दिए गए थे, जो संविधान में दिया हुआ था 7 अन्य न्यायाधीश, जो अब चेंज हो चुका है। तो आप 7 मत पढ़िएगा, 7 अन्य न्यायाधीश दिए हुए थे। जिसके बाद 1956 में इनकी संख्या बढ़ा के 10 कर दिया गया। 1956 में फिर इनकी संख्या बढ़ाकर 13 कर दी गई 1965 में। धीरे धीरे इनकी संख्या ऐसे ही बढ़ाते गए। 1970 में 17, 1986 में 25 और 2009 में इनकी संख्या 31 कर दी गई थी। 2009 में इनकी संख्या 31 कर दी गई। ठीक है, वर्तमान में 2019 में यह संख्या 33 कर दी गई है। ठीक है, 30 थी यहाँ पर, न्यायाधीशों की संख्या 33 और एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो 34 हो चुकी है। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो न्यायाधीशों की योग्यता होती है, योग्यता भी आप नोट कर लीजिए, संख्या तो आपने पढ़ ली है, मैक्सिमम संख्या इतनी होनी चाहिए, इतनी भी है नहीं, वर्तमान में शायद 26 की संख्या है। तो न्यायाधीशों की योग्यता देख लीजिए आप। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में न्यायाधीश चुने जाने के लिए योग्य होते हैं, उनके लिए सबसे पहला भारत के नागरिक हों, दूसरी जो उनकी योग्यता होती है कम से कम मिनिमम 5 इयर्स वह क्या रह चुके हों, किसी न्यायालय के न्यायाधीश हों। ठीक है, किसी न्यायालय के न्यायाधीश हों। अन्य आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के जो प्रेसिडेंट हमारे हैं, राष्ट्रपति महोदय के विचार में या क्या हो, या सुविख्या या विधिवेकता हो, और कैसे विधिवेकता हो? सुविख्यात, मतलब बहुत अच्छे विधिवेकता हो, या अगर यह चीज़ नहीं है तो कम से कम मिनिमम 10 ईयर किसी हाई कोर्ट में वकालत का अनुभव हो। ठीक है, यह योग्यताएं निर्धारित की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए। अब योग्यता हो गई तो इनकी नियुक्ति कैसे होगी? अब आपको संख्या मिल गई, योग्यता मिल गई, तो इनकी नियुक्ति कैसे होगी? तो इनकी नियुक्ति के लिए अनुच्छेद 124(2) के तहत क्लॉज दिया हुआ है। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति महोदय द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था, लेकिन इसके लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं दिया हुआ है। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वह एक आयोग होता है, उसके तहत होता है, उसके विषय में भी आपको पढ़ाते हैं। साथ में जो अन्य न्यायाधीशों की होती है और राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है उसकी सलाह से भी निर्णय लेता है। ठीक है, अब सलाह और परामर्श दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसके विषय में आप अभी मत रुचिएगा। ठीक, आते हैं हम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो बनाया गया था नियुक्तियों के लिए। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग काफ़ी विवादास्पद रहा है इस प्रकार का संशोधन, जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी। ठीक है, तो इसके तहत क्या बनाया गया था कि 121वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 में पारित किया गया था, 121। ठीक, इस प्रकार का जो संशोधन था या तीसरे टाइप का जो बताया था बहुत कठोर वाला, उस प्रकार से पारित किया गया था, यानी कि दोनों जो लोकसभा और राज्यसभा है वहाँ पे विशेष बहुमत द्वारा, साथ में हमारे राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित किया जाना चाहिए। ठीक है, यह 121वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कराया गया था और जो पारित हुआ तो 99वां संविधान संशोधन जाना गया, या संविधान संशोधन जाना गया। ठीक है,
विधेयक 121वां था, पारित होने के बाद 99वां संविधान संशोधन जाना गया। इसके तहत एक न्यायिक आयोग, राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग का गठन किया गया, जिसमें 6 सदस्य होंगे। 6 सदस्यीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। अब इस आयोग में कौन कौन होगा? इस आयोग के जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यह होंगे पदेन अध्यक्ष होंगे, पदेन अध्यक्ष। साथ में इसमें यह प्रावधान दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जो वरिष्ठतम होंगे, इनके पश्चात जो वरिष्ठतम होंगे, वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे या होंगे सदस्य। ठीक। जो भारत में विधि और न्याय के प्रभारी मंत्री होंगे, विधि वर्तमान में कौन है विधि और न्याय के प्रभारी मंत्री? श्री रविशंकर महोदय। ठीक है, प्रभारी मंत्री सदस्य के रूप में होंगे। इसके साथ ही 2 अन्य सदस्य होंगे जो विधिवेत्ता होंगे। ठीक है, और जिनका चयन कौन करेगा? पीएम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लोकसभा में विपक्ष के नेता जो होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता, इनका चयन करेंगे। ठीक है, जो 2 अन्य सदस्य होंगे। और इन दोनों सदस्यों में से एक जो होगा वह SC ST या पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग या महिलाओं में से होना चाहिए। ठीक है, और सभी सदस्यों को वीटो की शक्ति दी गई है। इस प्रकार दी गई है कि इन 6 सदस्यों में से 1, 3, 4 और 2, 6, इन 6 सदस्यों में से अगर 2 ने वीटो कर दिया, किसी के विरुद्ध वीटो कर दिया, वीटो किया, तो उस व्यक्ति को न्यायाधीश नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी इसमें एक पेच आया, यह हर जगह से पारित हुआ। 31 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति महोदय, उस तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय श्री प्रणब मुखर्जी जी ने इस पर हस्ताक्षर किया था। इसके पश्चात पेज यह आया कि उच्चतम न्यायालय ने 2015 में, तुरंत ही 2015 में ही उच्चतम न्यायालय ने इसे अमान्य करार दे दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया और पुरानी जो कॉलेजियम पद्धति उसे ही लागू कर दिया गया। ठीक है, अब न्यायाधीशों का कार्यकाल आते हैं। जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, इनका कार्यकाल क्या होता है? 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने होते हैं। ठीक है, 65 वर्ष से पहले या राष्ट्रपति को, अगर इससे पहले इनको देना है तो राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र दे सकते हैं। राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, और संसद की सिफारिश पर, अगर त्यागपत्र भी नहीं देते, इनको हटाना है, तो संसद सिफारिश करेगी, संसद की सिफारिश पर, और इसे महाभियोग बोलते हैं। ठीक है, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाना, राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाना, इसके लिए आवश्यक है संसद सिफारिश करे। ठीक है, जब संविधान का उल्लंघन करते हैं या क्षमता होती है उसके तहत, और यह संविधान में संसद को यह शक्ति दी गई है। ठीक है, 2018 में ऐसा पहला मामला आया था जब मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग लाया गया था, लेकिन राज्यसभा के द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था, जो अभी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक होते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश महोदय। इनका वर्णन आर्टिकल 126 में किया गया है। कार्यकारी, कार्यकारी शब्द से स्पष्ट है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जब हमारे जो मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं वह, उनका पद यदि रिक्त हो जाता है या वह अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो किसी व्यक्ति को कार्यकारी, राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाते हैं। ठीक है, साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण है तदर्थ न्यायाधीश।
ये कई बार पूछा गया तदर्थ न्यायाधीश के विषय में। 127 के तहत दिया हुआ है तदर्थ न्यायाधीश या क्या होते हैं, यह भी आपको बताते हैं। तो सुनिए, तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है बहुत विशेष परिस्थितियों में की जाती है। क्या होता है, कभी कभी कोई न्यायिक कार्रवाई होती है, उसके लिए कुछ विशेष न्यायाधीशों की संख्या की आवश्यकता होती है। कभी 9 न्यायाधीशों की पीठ बैठती है, मैक्सिमम सबसे बड़ी बैठी हुई है अब तक। तो तदर्थ न्यायाधीश में क्या किया था, अगर न्यायाधीशों की संख्या कम है तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं अस्थायी समय के लिए, यानी कुछ समय के लिए, सर्वोच्च न्यायालय का तदर्थ न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय का तदर्थ न्यायाधीश किसे नियुक्त करते हैं, अगर कोई हाईकोर्ट का न्यायाधीश है, किसी भी न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट बुलाएंगे, कुछ समय के लिए टेम्प्रेरी तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करेंगे। लेकिन इसे करने से पहले जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे CJI साहब, उनको जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे उनसे परामर्श करना पड़ेगा और प्रेसिडेंट से पूर्व अनुमति लेनी होगी। उनकी अनुमति के पश्चात साथ में संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके वह किसी भी न्यायाधीश को एज अ तदर्थ न्यायाधीश हमारे सुप्रीम कोर्ट में बुला सकते हैं। ठीक। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार काफ़ी विस्तृत है। सर्वोच्च न्यायालय किस किस मामले को देखता है, यदि किसी 2 राज्यों और केंद्र और राज्य के मध्य विवाद है तो सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार माना जाता है। ठीक है, इसके वाद की शुरुआत सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है। ठीक। अंतर्राज्यीय जो राज्यों के मध्य में जल के विवाद हो गए, विधायक वाले मैटर हो गए, ठीक है, ये सब। फिर एक और होता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के तहत जितनी भी शक्तियाँ दी गई हैं, आपको हमने इससे पहले पढ़ा चुके हैं, बंदे प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। इससे अगर कोई पीड़ित नागरिक है तो उस पर न्यायाधीश जारी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। ठीक। साथ में भारत का राष्ट्रपति कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। किस किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है, यदि लोक महत्व का किसी संबंध में कोई विधिक प्रश्न उठता है या कोई संवैधानिक संधि है, कोई समझौता है, उस मामले में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है अनुच्छेद 143 के तहत। ये तो बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। अब यहाँ सलाह के संबंध में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यदि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कुछ सलाह लेता है और सर्वोच्च न्यायालय सलाह देता है तो उसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। यह चीज़ आप पहले मामले में जो लोक महत्व का है, लेकिन अगर कोई संवैधानिक संधि है, समझौता है, तो उस मामले में अनिवार्य है राष्ट्रपति को मानना। ठीक है। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा गलत बोल गए। उच्चतम न्यायालय के लिए हम बोल रहे हैं। उच्चतम न्यायालय में यदि राष्ट्रपति लोक महत्व के किसी संबंध में कोई विधिक प्रश्न उठता है और राष्ट्रपति सलाह मांगता है तो वह उच्चतम न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है, सलाह दे ना दे। लेकिन अगर कोई संवैधानिक संधि, समझौता, ठीक है, इस मामले में कोई विवाद उत्पन्न होता है तब राष्ट्रपति को सलाह देना अनिवार्य हो जाता है। ठीक। परंतु राष्ट्रपति के लिए सलाह कोई किसी प्रकार से बाध्यकारी नहीं होती है। साथ में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में जो केस होते हैं उन केसों के निर्णय का दस्तावेजीकरण किया जाता है, उनका दस्तावेज बनाया जाता है और उन निर्णयों के आधार पर आगे हाईकोर्ट और जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, उन मामलों को संदर्भित करते हैं। ठीक है। और जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायिक निर्णय हैं उन पर यदि कोई अवमानना करता है तो उसके दंडित करने की शक्ति भी, चाहे वो सिविल हो चाहे वो आपराधिक हो, ठीक है, दंडित करने की शक्ति भी सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय एक न्यायिक सक्रियता का वर्ड आता है, यह भी आप देख सकते हैं। साथ में न्यायिक समीक्षा में रेट्स आपको बता दिए। अगर कोई संविधान संशोधन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उस संविधान संशोधन को शून्य यानी अप्रभावी बना सकता है। जैसे अभी आपको हमने बताया, सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय में ये जो 99 संविधान संशोधन हुआ था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बना था, इसको असंवैधानिक बता के ख़त्म कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय ले सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का जो वो दिया गया संरचना या भाग 6 में
आर्टिकल 214 से 231 तक दिया गया है, या राज्य की न्यायपालिका का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। ठीक है, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय बना सकती है। जैसे चंडीगढ़ उच्च न्यायालय हरियाणा और पंजाब दोनों का देखता है संयुक्त रूप से। ठीक है, दो या अधिक राज्यों के लिए बनाया जा सकता है, संसद बना सकती है। ठीक, उच्च न्यायालय में भी राज्य का एक मुख्य न्यायाधीश होगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे। न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, और इनका जो मैक्सिमम होता है पदावधि, या 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं। 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं। यह राष्ट्रपति को संबोधित अपना जो लिखित त्यागपत्र है हस्ताक्षर करके दे दें, तब पद मुक्त होते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय के अगर न्यायाधीशों को पद से हटाना है तो संसद की सिफारिश पे हटाया जा सकता है। जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है उसी प्रकार हटाया जाता है। ठीक है, यहाँ भी यदि राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए जा सकते हैं। ठीक, साथ में जो रिट जारी करने की शक्ति होती है, जैसे उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत दी गई है, उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के तहत दी गई है रिट जारी करने की शक्ति। 6 प्रकार की रिटें बताई थी। ठीक है, जो रिट का अधिकार है संविधान का मूल ढांचा है, यह चीज़ आप याद रखिएगा। अब आपको पता होना चाहिए कुछ ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जो दो से अधिक राज्यों का देखते हैं। जैसे कलकत्ता जो उच्च न्यायालय है या पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार को देखता है। इसी प्रकार मुंबई उच्च न्यायालय महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली को देखता है। ठीक, मद्रास उच्च न्यायालय तमिलनाडु और पुदुचेरी के मामले देखता है। हमारा जो उत्तर प्रदेश में है, जिसको हम लोग इलाहाबाद उच्च न्यायालय बोलते हैं, इसकी स्थापना 1866 में की गई थी। 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में भी स्थापित है। इसके पश्चात आते हैं अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय 233 से 237 में दिए हुए हैं। आर्टिकल 233 से 237 में अधीनस्थ न्यायालयों का गठन होता है। ठीक है, अब जो अधीनस्थ न्यायालय हैं ये उच्च न्यायालय के नियंत्रण में रहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो इनके न्यायाधीश और इनमें जो जिला न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति, इनकी पदोन्नति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, इसके पश्चात लोक अदालतें और पारिवारिक न्यायालय, साथ में ग्राम न्यायालय। यह सब भैया आपके सिलेबस के विषय नहीं है। ठीक, अब अगले टॉपिक पे हम बढ़ेंगे और केंद्र राज्य संबंध, साथ में आगे बढ़ते हुए पॉलिटी के हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। पॉलिटी का काफ़ी कोर्स कवर हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। किसी प्रकार की कोई सुझाव या किसी प्रकार की कोई सहायता के लिए आप तुरंत कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं। धन्यवाद।